हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीवाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है वर्तिका। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद ना आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैं इसको बताऊंगी, है ना। और भी कि कितनी एज के लोग इसको दे सकते हैं, कितनी एज के लोग इसको नहीं दे सकते हैं, वो सारी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ऑल अबाउट नीट यूजी 2026 के बारे में आपको पता चलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ना, एटलीस्ट तुम्हें क्या होना चाहिए, 12th पास तो होना ही है। इसमें क्या होना है, तुम्हें 12th पास तो होना ही है। और मान लो जो लोग टॉपर्स है वो तो ऑब्वियसली बात है 12th के पास होंगे। और प्रोविजनल एग्जाम भी होते हैं, जैसे मतलब बच्चे क्या करते हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं उनके, उनका मतलब अभी रिजल्ट पेंडिंग में डला हुआ है, वो भी इस नीट के एग्जाम को क्या करते हैं, देते हैं। फिर आता है मेरा परसेंटेज रिक्वायरमेंट 12th बोर्ड, मतलब कितनी परसेंटेज होगी जो मतलब जरूरी होती है कि नीट में तुम्हें इतनी परसेंटेज तुम्हें लाना ही लाना है। तो ये अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, देखो पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तुम्हारे पास तीनों सब्जेक्ट है, होंगे। अगर तुम नीट का दे रहे हो बिल्कुल होंगे। अगर इन तीनों को मिक्स करके तुम्हारा जो परसेंटेज है वो इज ग्रेटर देन 50% से अगर तुम्हारा ज्यादा आ रहा है, तो तुम क्या दे सकते हो, तुम एलिजिबल हो कि हाँ भाई तुम दे सकते हो, क्या नीट का फॉर्म भर सकते हो और तुम नीट का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन ये अलग अलग कैटेगरी पे बेस होता है, जो कि मैंने बोला था कि अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हारा 50% से ज्यादा आना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिलाकर। और वहीं अगर तुम बिलोंग कर रहे हो ST SC OBC MCL कैटेगरी से, तो तुम्हारा 40% से ज्यादा आना चाहिए तीनों को मिक्स करके। तो तुम क्या होगे, इसके लिए एलिजिबल होगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्या, ये अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था और ट्रेंड में भी चल रहा था कि क्या जो नीट का एग्जाम है वो 2 फेज में होगा या फिर नहीं होगा। तो इसका आंसर है नहीं होगा। अभी तक एनटीए ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हारा जो एग्जाम है 2 फेज में होगा, 3 फेज में होगा, 10 फेज में होगा, 50 फेज में होगा, नहीं बोला है। सिंगल शिफ्ट एग्जाम होता है। सिमिलरली 2026 का भी क्या होगा, सिंगल शिफ्ट एग्जाम होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन मोड नहीं होता, इसमें क्या होगा, हमारे पास ऑफलाइन मोड होगा। 2 से 5 बजे तक होता है, ओएमआर बेस्ड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स है। तो अभी ये भी चला था कि कुछ कुछ एनटी ऐसा करने वाला है कि नंबर ऑफ लिमिट्स लगा रहा है कि इतने ही तुम लिमिट दे सकते हो, मतलब इतनी एज के ही लोग दे पाएंगे या इतने अटेम्प्ट्स देंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है, कितने भी साल का इंसान है वो दे सकता है। लेकिन मिनिमम जो एज लिमिट लगी हुई है, एक एज लिमिट है बस, कि तुम्हें एटलीस्ट कितना होना है, 17 साल का होना है। अगर तुम 17 ईयर्स के हो तो तुम डेफिनेटली एग्जाम को दे सकते हो, और 17 से अगर कम के हो तो नहीं हो, और 17 से ज्यादा के हो तो फिर तो भाई मैक्स टू मैक्स तुम कितना भी दे सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर एग्जाम के पैटर्न की बात करती हूँ, पांचवा चीज ये आती है। तो पीसीबी हमें तीनों चीजें देखने को मिलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और मेरा क्या हो गया, बायोलॉजी हो गया। तो वही मैं बात करती हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो जो फिजिक्स है उसमें आते हैं मेरे 45 क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में भी मेरे 45 क्वेश्चंस आते हैं। और अकेली जो बायोलॉजी है वो कितने क्वेश्चंस को लेके बैठी है, 90 क्वेश्चंस को लेके बैठी है ना। और भाई साहब इनको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि 50% बायोलॉजी है और 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर ये दोनों चीजें आ रही हैं। तो अगर तुम देखोगे 45 + 45 को अगर तुम एडिशन कर रहे हो तो किसके इक्वल बैठ रहा है, 90 के इक्वल बैठ रहा है ना। और 90 अकेले वाली बायो आ रही है। पिछले साल एग्जाम्स में ऐसा होता था कि तुम्हें चॉइस मिलती थी, ड्यू टू कोविड की वजह से थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया था, लेकिन अब सब कुछ हट गया है। तो तुम्हें कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी, सेक्शन भी पूरा उड़ा दिया गया है, तुम्हें जैसा कि पता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, 180 क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट तुम्हारा अगर है तो तुम्हें +4 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट है तो तुम्हें -1 मार्किंग मिलती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है। और इसीलिए तुम्हें नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे सही करना है। तुम्हें एक एक चीज बहुत सोच समझ के लगानी पड़ेगी, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में तुम्हारा जो सही आंसर है उसमें से 1 मार्क्स चला जाएगा। अगर तुम कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो 0 मार्किंग है, कोई भी मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं मिलेगा उसमें। मार्क्स की बात करते हैं, कितने मार्क्स का है। तो टोटल जो नीट का पेपर आता है वो 720 मार्क्स का होता है। मतलब अगर तुम कैसे करोगे, तो देखो 180 क्वेश्चन आते हैं, हर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है ना। तो अगर तुम 180 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 4 से, तो तुम्हारा कितना आंसर देखने को मिलता है, 720 देखने को मिलता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है, मैंने अगेन बोला कैसा है, ये ऑफलाइन है। फिर और मैं इसके नीट कह रही हूँ मैं, नीट का जो लेटेस्ट सिलेबस है वो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसको स्कैन करिए एंड देन ज्वाइन इट।
तो अब मैं आपको दिखा दूं नीट का लेटेस्ट सिलेबस कौन सा है। ये रहा। ये तो कहाँ गया, ऊपर 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 करूं। ये रहा। यस, ये वही लिंक है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए इससे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ से नीट सिलेबस फॉर यूजी 2025 का। अभी 2026 का लेटेस्ट सिलेबस नहीं आया है। हमें मालूम है हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर का एग्जाम को देखते हुए और प्रीवियस ईयर के जो हमें सिलेबस मिलता है हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। जिन बच्चों ने 2025 के लिए तैयारी की होगी उन्होंने 2024 का सिलेबस देखते हुए की होगी, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर नीट अपना सिलेबस जब रिलीज करता है, अपना बुलेटिन निकालता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें नहीं है। तो जो चीजें होती है वो तो हम कंटिन्यूसली करते हैं, जो नहीं है उसको हम याद नहीं करते, और जो नई चीज एड ऑन होती है वो बाद में जाके कवर कर लेते हैं। तो अब मैं बात करती हूँ फिजिक्स का। तो फिजिक्स का तुम देख सकते हो, फिजिक्स का ये पूरा है ना। फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर हो गया, रोटेशनल मोशन, ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये सारा देखने को मिलेगा। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं सिलेबस से आउट ऑफ चले जाते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तुम पहले यार इतना ही कवर कर लो। बच्चे इतना ही कवर नहीं कर पाते, वो पता नहीं आउट ऑफ भागते रहते हैं, फिर चिल्लाते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कहाँ से हो पाएगा। तो ये पूरा फिजिक्स का कंप्लीट किया। फिर यहाँ से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हमें मालूम है। फिजिकल आती है, इनऑर्गेनिक आती है, नॉन आती है। तो फिजिकल में हमारे ये चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं। सब बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में देखने को मिल गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखने को मिल गया, है ना। केमिकल बॉन्डिंग हो गई, जिसमें हमारी क्या आती है, मौत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, विस्पर आती है, आयनिक बॉन्डिंग, कॉजल, है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ इसमें देखने को मिल जाता है। सॉल्यूशन हो गया हमारा, है ना। और इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ से रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे फिजिकल का पार्ट है। फिर इनऑर्गेनिक हमारी आ जाती है यहाँ पे, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ट्रांजिशन, लेंथ नॉट, एक्टेनॉट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक में देखो प्योरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया। और सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ हाइड्रोकार्बन्स, ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, जितने भी चैप्टर्स है वो। बायोमोलिक्यूल्स आपको देखने को मिलता है। हॉर्मोन्स जनरल इंट्रोडक्शन तुम्हें होना चाहिए, है ना। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये सारा आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं एट द एंड बात करती हूँ किसके बारे में, बायो के बारे में। तो बायोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो तुम्हें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में सब चीज तुम्हें पढ़ के जाननी है यार, कुछ भी चीज छोड़ना नहीं है। ये जितना भी सिलेबस है वो प्रीवियस ईयर के सिलेबस से मैच कर रहा है। बस कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देखनी पड़ेंगी। जैसे तुम क्या देख लोगे, ये फैमिली देखोगे जो कि तुम्हें दे रखी है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन में तुम देखोगे ना, वहां पे इंसेक्ट, इंसेक्ट हमारे उसमें एक ही है। कौन सा वाला, स्ट्रक्चरल वाला जो है ना चैप्टर, वहां पे तुम्हें एक ही इंसेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज कौन सा है यार, मैं फ्रॉग, कॉकरोच, है ना। ये कॉकरोच वाला ही तुम्हें देखने को मिलता है। और सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सब कुछ सेम है। प्लांट फिजियोलॉजी भी तुम्हें पढ़ना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई यहाँ पे। और रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं जनरली। अगर तुम बात करते हो जेनेटिक इवोल्यूशन का, ये तो भाई जितने तुम चांद सितारे लगा लो ना उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हेरिडिटी एंड वेरिएशन हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। इवोल्यूशन से भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर तुम बात करोगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पे तुम्हें याद होगा टबेको मोज़ेक वायरस है ना एक, वहां पे तुम्हें दे रखा होगा, वहां का जो पैराग्राफ था उसमें से कुछ कुछ चीजें चेंज कर दी गई हैं, है ना। तो वो तुम्हें देखना है, उसको रीड कर लेना, है ना, अच्छी तरीके से। और अपने लेटेस्ट एनसीईआरटी को ही खरीदना है तुम्हें। ओके, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है मेरा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो यार, इसको स्कैन कर लेना, है ना। ये मेरा टेलीग्राम है, माई टेलीग्राम, इसी पे आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो मैं पूरी पीडीएफ को ये सेंड कर दूंगी। तो मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं, तब तक के लिए आपके से मैं बाय बाय बोलती हूँ। मिलते हैं, बाय।